हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th परीक्षा अध्ययन हिंदी का सेट 3 का 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न 21 में बोला गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका मतलब है निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ अपठित जो कि आपने पढ़े नहीं हो ऐसा आपको एक गद्यांश और एक काव्यांश यानी कि कविता आपको यहाँ पे पढ़ना है। कोई एक पे आपको आंसर करना है, ठीक है, एक ही करना है। तो उसके नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश देखते हैं, फिर देखेंगे काव्यांश। तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ के देखते हैं, पहले इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर जो नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो कई लोग समझते हैं कि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी एक दूसरे के विरोध में, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, किंतु वास्तव में यानी कि रियल में ये एक भ्रम है, ये एक जस्ट डाउट है कि दोनों अगेंस्ट है। एक्चुअली जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसके कारण कभी भी आज़ादी जो है वो नहीं छीनी जाती है, किसी की भी आज़ादी खत्म नहीं होती है, बल्कि जो दूसरे हैं उनकी स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी की रक्षा यहाँ पे होती है इस डिसिप्लिन की वजह से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल को लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद है, कैसे भी हम चल सकते हैं, लेकिन रूल क्या है कि हमें बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ से ही चलना चाहिए रोड पर। लेकिन चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे बीच में चलते हैं तो इससे हम अपने तो प्राण यानी कि जान को संकट में डालते ही हैं, दूसरों की स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी भी वहाँ पे छीन जाती है, क्योंकि उनका भी नुकसान होता है। तो जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो भारत के भावी भावी यानी कि भविष्य वाली यानी कि आने वाले भविष्य के बारे में बात करें तो भविष्य का जो राष्ट्र है, जो देश है, वही उसको बनाने वाला है, उसका निर्माता है। तो उन्हें यानी कि इस आने वाली पीढ़ी को अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के जो गुण हैं, जो खासियत है, उनका अभ्यास जो है वो अभी से करना चाहिए, यानी कि उन्हें डिसिप्लिन में अभी से रहना चाहिए, जिससे कि वे भारत देश के सच्चे ट्रू वाले सपूत यानी कि बेटे कहला सके, अच्छे बेटे कहला सके। तो ये हो गया गद्यांश। अब चलिए इसके देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। तो इसके प्रश्न पहले में बोला गया है, उपरयुक्त यानी कि ऊपर लिखा हुआ जो गद्यांश है, ये जो पैराग्राफ है, इसका शीर्षक देना है। शीर्षक यानी टाइटल, कि अगर एक छोटा सा पाठ होता तो आप इसका क्या नाम देते पाठ का, उसको बोलते हैं शीर्षक, राइट। तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलते आया हूँ आप सबको, अगर मीनिंग समझ में आ गया तो आप तो बिल्कुल बता देंगे कि इसका क्या शीर्षक हो सकता है। अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आता है तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड है, शब्द है जो रिपीट हुआ है, देखिए अनुशासन, अनुशासन, और कहाँ पर है, तो देखिए ये अनुशासन, तो बहुत जगह पर है अनुशासन, सबसे ज़्यादा बार अनुशासन आया है। तो आप लिख सकते हैं अनुशासन का महत्व, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अनुशासन का महत्व, एक तो ये भी कर सकते हैं, या फिर अनुशासन और विद्यार्थी जीवन, की विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, क्योंकि देखिए विद्यार्थी भी है तो विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अनुशासन और विद्यार्थी जीवन भी कर सकते हैं। तो अनुशासन आना चाहिए, तीनों चारों जो मैंने बताया आपको, इनमें से कोई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, उपरयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। सारांश यानी कि समरी बोलते हैं इसको, ठीक है, सारांश यानी कि समरी लिखना है आपको। तो अब उसके लिए क्या होता है, एक तो आपको समझ में आ गया है, तो मेन सेंटेंस को उठाना है, उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने वर्ड्स में लिखना है। और मैंने एक चीज़ बताया आपको पिछले वीडियोज़ में कि अगर आपको नहीं भी आता है समझ में, तो उसके लिए क्या करना, पहली लाइन उठाना जो भी आपको आईएमपी लगती है, ठीक है। तो मान लेते ये हमारी पहली लाइन हो जाएगी, एक मिनट में हाईलाइट करता हूँ, ये यहाँ से लेकर के ये लाइन, एक लास्ट लाइन होना चाहिए, तो ये लाइन हो जाएगी लास्ट वाली, और बीच में अगर कोई लाइन आपको बहुत काम की लगती है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ बीच से कोई मेरे को अच्छा लग रहा है कि लाइन, तो बीच में ये लग रहा है कि अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, तो इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। पर अपने वर्ड्स में जो यहाँ लिखा हुआ है उसको भी समझ करके लिखेंगे अगर मीनिंग वाइज, तो भी क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं कि प्रत्येक यानी कि हर एक मनुष्य के जीवन में अनुशासन जो है वो, डिसिप्लिन जो है वो आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। इससे व्यक्तिगत यानी कि हर इंसान की खुद का जो व्यक्तित्व है वो खुद तो स्वतंत्र रहता है, उसके साथ ही साथ दूसरों की स्वतंत्रता की भी उससे रक्षा होती है। वही है ना यहाँ पे देखिए कि दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा होती है, ठीक है। बीच की लाइन आ गई। पहली लाइन क्या हो गया कि अनुशासन जो है जरूरी है, इस टाइप से थोड़ा सा है, यहाँ से ढूंढेंगे तो अब अपना जीवन सुरक्षित होता है और दूसरों का भी सुरक्षित होता है, ठीक है। और भविष्य के आशा पुंज यानी कि उम्मीद की किरण है, तो आशा की किरण कौन है, जो विद्यार्थी है, उनको जो है अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है, वही लिखा है, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे कि जो भविष्य है, ठीक है, भविष्य में जो हमारा भारत होगा
वो अच्छा स्वस्थ यानी कि बहुत हेल्दी निर्माण कर सके। तो इस टाइप से अपने मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में थोड़ा सा बना करके और आपको लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में एक कविता दी हुई है, इसको पढ़ के देखते हैं, देन इन क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। तो पहले मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। नर हो न निराश करो मन को। नर यानी कि मनुष्य, तो तुम मनुष्य हो इसलिए निराश नहीं करो अपने मन को, यानी कि अपसेट मत करो अपने मन को। कुछ काम करो, कुछ न कुछ काम करते रहो। जग में यानी कि दुनिया में रहकर कुछ नाम करो, इतना अच्छा काम करो कि तुम्हारा नाम हो जाए, सब कोई तुमको याद करें, तुम्हारे नाम को लेकर के बोले कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये समझो, अहो यानी कि समझो, सोचो, ठीक है, कि ये जो जन्म हुआ है वो किस अर्थ यानी किस मकसद से हुआ है, इसको थोड़ा समझो, ठीक है। तो अहो यानी क्या होता है, अरे, अरे ये जन्म क्यों हुआ है, इसको थोड़ा सोचो और समझो, जिससे यह व्यर्थ न हो, जिससे कि तुम्हारा जो जीवन है वो व्यर्थ यानी कि बेकार नहीं होना चाहिए। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, यानी कि कुछ तो अपने मन के लिए अच्छा करो, उपयुक्त करो यानी कि अच्छा करो, जिससे कि तुम मनुष्य हो और अपना मन, जो तुम्हारा मन है, उसको निराश मत होने दो। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन और आंसर को। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो देखिए मनुष्य है, नर है, मनुष्य, उसको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए जिससे कि उसका कुछ नाम हो सके इस दुनिया में। देखिए आंसर को मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि मनुष्य को कभी भी आशा यानी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उसको निराशा को त्याग करें, यानी कि जो अपसेटनेस है उसको छोड़ करके हर आदमी को, हर इंसान को किसी भी काम में लग जाना चाहिए, यानी कि काम करना चाहिए। तो ये आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, जो मैंने बताया वो भी चलेगा, ठीक है। हर चीज़ रटना नहीं है, समझना है कि यहाँ पे पहली लाइन क्या थी, नर हो न निराश करो मन को। तो निराश यानी कि अपसेट, तो अपसेट नहीं होना चाहिए, निराशा छोड़ दो, निराश नहीं होना है, आशा भी नहीं छोड़ना है और अपसेट भी नहीं होना है, और आदमी को हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आदमी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, किस मकसद से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि यह जन्म किस अर्थ से हुआ है। तो इस अर्थ से हुआ है कि अपना जीवन को तुम व्यर्थ मत करो, ठीक है, बेकार मत होने दो, और कुछ अच्छा काम करो, उपयुक्त काम करो, यानी कि कुछ ना कुछ काम करो, बेसिकली इसी मकसद से हुआ है, ठीक है। और अपने जीवन को बेकार मत जाने दो, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। चलिए आपको आंसर दिखाता हूँ। तो देखिए वही लिखा है कि आदमी का जो जन्म है ये किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, कुछ खास कार्य के लिए हुआ है, तो इसे व्यर्थ में यानी कि बेकार में गंवाना नहीं है, और कुछ विशेष यानी कि अच्छा काम करके यहाँ पे जाना है, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको बताना है। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि जो शीर्षक है, जो सही टॉपिक या हेडिंग हो सकती है इस काव्यांश की, यानी कि कविता के छोटे से अंश की, टुकड़े की, तो क्या होगा। तो सिंपल, सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ है, देखिए 2 बार रिपीट हो गया है, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, तो यही दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए वही है शीर्षक, हेडिंग, नर हो न निराश करो मन को, तो ये हो जाएगा इसका सिंपल हेडिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 22 में बोला गया है अपने जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित होने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है और उस पर एक आयोजन यानी कि एक पार्टी आप आयोजन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए यानी कि उसमें शामिल होने के लिए अपने मित्र को आपको एक आमंत्रण पत्र यानी कि इन्विटेशन लेटर कि हम उसको इन्वाइट करें, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो चलिए लिखते हैं आमंत्रण पत्र यानी कि इन्विटेशन लेटर। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, मान लेते हैं हम इंदौर में रहते हैं, वैभव नगर में, वार्ड नंबर 20 में, तो लिखें 20 वैभव नगर इंदौर। फिर जिस डेट को आप यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि जो भी जिस दिन भी आपका पेपर है, तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो एग्ज़ाम की डेट वही यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे अपने मित्र को, फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो लिखेंगे प्रिय मित्र अंकुश, यानी कि प्यारे मित्र, और मित्र का नाम है अंकुश, हमने लिख दिया और कॉमा लगा दिए। सप्रेम, प्यार के साथ, हृदय स्पर्श यानी कि दिल को छू लेने वाला नमस्कार, ठीक है। तो प्यार के साथ दिल को छू लेने वाला नमस्कार। आगे बोल रहे हैं तुम्हें सूचित यानी कि जानकारी, तो तुम्हें सूचित करते हुए या जानकारी देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता यानी कि खुशी हो रही है कि मेरे पिताजी ने इस बार मेरे जन्मदिन पर उल्लास यानी कि बहुत ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाने का निश्चय किया है, सोचा है, और यह तुम्हारे बिना जो है यह उत्सव जो है, जो ये सेलिब्रेशन है जो हम मनाने वाले हैं, ये अधूरा ही रहेगा, आधा रहेगा। अतः यानी कि इसलिए तुम्हें 12 अक्टूबर को, जो भी तारीख है मतलब, तो 12 अक्टूबर को इस समारोह में, इस सेलिब्रेशन में तुम्हें सम्मिलित यानी कि शामिल होने के लिए अवश्य आना ही है।
यानी कि आना ही होगा, ठीक है, मेरे अच्छे फ्रेंड हो तो आना ही पड़ेगा। तो एक दिन पहले आ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो एक दिन पहले आ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यानी कि हम उसको बोल रहे हैं कि एक दिन पहले आ जाना हमारे बर्थडे पार्टी के। उसके बाद लिख रहे हैं पिताजी, यानी कि आपके पिताजी और माताजी को मेरा चरण स्पर्श करना, बोलना कि मैंने आपका चरण स्पर्श किया है, पैर छू रहा हूँ। और जो तुम्हारी छोटी बहन है छुटकी, उसको स्नेह देना, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। लास्ट में लिखते हैं तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखेंगे, जो भी तुम्हारा नाम है, मान लेते हैं संजय। तो इस तरीके से आपको जो है अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए इनविटेशन लेटर यानी कि आमंत्रण पत्र लिखना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका मतलब है जो आपके स्कूल के शाला के यानी कि स्कूल के जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको आपको एक आवेदन पत्र एप्लीकेशन लेटर लिखना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अब इस स्कूल को छोड़ने जा रहे हो तो आपको एक टीसी चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि स्थान आप बदल रहे हो तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी चाहिए। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को आपका एग्जाम है, जिस दिन आप लिख रहे हो तो वो आप यहाँ पे सिंपली डेट लिखेंगे। फिर सेवा में, ठीक है, ये लिखते हैं, पैटर्न होता है सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, कि श्रीमान यानी कि रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट के लिए दे रहे हैं, कि प्राचार्य महोदय यानी कि प्रिंसिपल सर जी, ठीक है। फिर जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम ग्वालियर शहर में रहते हैं और वहाँ का जो स्कूल है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इस स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का नाम और फिर शहर का नाम लिखेंगे। फिर महोदय जी, महोदय यानी कि रिस्पेक्टेड सर। सविनय निवेदन है कि, यानी कि बिल्कुल प्यार के साथ झुक करके, और निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं प्रार्थी, प्रार्थी यानी क्या होता है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसको बोलते हैं प्रार्थी। कि प्रार्थी ने, यानी कि मैंने आपके विद्यालय से, आपके स्कूल से कक्षा 9वीं यानी कि 9th की परीक्षा को उत्तम अंक यानी कि बहुत अच्छे अंक, बहुत अच्छे नंबर लेकर के उत्तीर्ण किए, पास किया हुआ है। संयोगवश, संयोगवश यानी कि उम्मीद नहीं थी, अचानक से ऐसा कुछ हो गया है, उसको बोलते हैं संयोगवश। तो मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी कि अब जगह जो है बदल दी गई है, यानी कि उनका जो ऑफिस में जहाँ काम करते थे तो उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हो गया है। कहाँ? मुरैना में। तो पहले मैं ग्वालियर में रहता था, अब मेरे को मुरैना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी कि जो उनकी जॉब थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है मुरैना में, तो अब उनका स्थानांतरण मुरैना हो गया है। इस हेतु यानी कि इस कारण से मैं आपके आदर्श विद्यालय में, आदर्श यानी कि बहुत ही अच्छे स्कूल में आगे अध्ययन यानी कि पढ़ाई करने में असमर्थ नहीं कर पाऊंगा। अतः यानी कि इसलिए मुझे अन्यत्र यानी कि कहीं और पे पढ़ने के लिए, हेतु यानी के लिए, पढ़ने के लिए शाला त्याग यानी कि शाला को छोड़ने का एक प्रमाण पत्र, इसको हम बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो आप शाला त्याग प्रमाण पत्र लिखेंगे तो भी चलेगा, इसके बदले स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखेंगे तो भी चलेगा, टीसी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मुझे कहीं और पढ़ने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की यानी कि देने की कृपा जो है आप करेंगे। नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी यानी कि आज्ञा मानने वाला शिष्य हूँ। आप अपना नाम लिखेंगे और जो भी क्लास है। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लास 10 लिखिएगा, यहाँ पे भी क्लास 10 करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लास 10 करिएगा क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 23 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए, यानी कि आपको निबंध लिखना है लगभग 120 शब्दों में किसी भी एक विषय पर। तो देखिए यहाँ पे 5 विषय दिए हुए निबंध के लिए। पहला है दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, दूसरा है विज्ञान की देन, तीसरा है जल ही जीवन है, चौथा है अनुशासन का महत्व, पांचवा है प्रदूषण की समस्या। अब देखिए क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो 10th में किसी एक निबंध कर को आप पढ़ करके तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो IMP है निबंध जिनको आपको बिल्कुल एक बार देखना ही चाहिए, चलिए मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ। तो देखिए नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो है विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, थोड़ा सा आप ये राइटिंग इग्नोर कीजिएगा। सेकेंड है पर्यावरण प्रदूषण, मैंने पिछले ही सेट 1 में आपको बताया था। सेकेंड नंबर पे पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद जल के ऊपर निबंध आता है जैसे कि बिन पानी सब सून, इसी सेट में, तो ये IMP है। चौथे नंबर पे आता है खेल का आंखों देखा वर्णन, ये इंपॉर्टेंट निबंध है। 5वें नंबर पे आता है विद्यार्थी और अनुशासन। तो 5 निबंध तो बिल्कुल आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं और 2 एक्स्ट्रा ऐड करूं तो उसमें आएगा वृक्षारोपण
और नेक्स्ट हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व। तो ये निबंध है, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो एक दो निबंध पढ़ के बिल्कुल भी आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। आपको बहुत सारी वैरायटी में आपको निबंध पता होने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें ईजिली समझ में आ सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।